हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, NAA या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NAA, क्योंकि N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन, A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन और एक और जो A बच गया इट स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस आज इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। मैं होप कर रही हूँ कि सारे के सारे हेल्दी हैं एंड सेफ़ है अपने घरों में। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर इसकी बात करें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, तो ये दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, दो सेक्शंस बना सकते हैं। एक तो हो गया न्यूट्रॉन का, दूसरा हो गया एक्टिवेशन एंड एनालिसिस। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बना रहे हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो सबको आई होप सबको पता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है। और जिनकी केमिस्ट्री बहुत ऑसम हो रखी है उनको मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसी न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो याद आ गया होगा सबको कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स क्या हैं। तो यही जो न्यूट्रॉन्स है उनको ही हम यूज़ करेंगे इस एक्टिवेशन एनालिसिस में इन ऑर्डर टू एनालाइज सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को यूज़ करने वाले हैं एक्टिवेशन एनालिसिस में। न्यूट्रॉन याद आ गया। अब ये न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बात करी कि न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किसके साथ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन के साथ। तो ये भी याद कर लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं एंड न्यूट्रॉन में कोई भी स्पेसिफिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लेक्चर शुरू करो। चलो भाई लेक्चर शुरू करो। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। ऑफ कोर्स येस, इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं न्यूक्लियस ही कह रही थी। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स के साथ जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियर प्रोसेस कहलाएगी, क्योंकि जो सब्सटेंस का न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो NAA इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। येस इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। क्या डिटरमिन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा रहे हैं हम यूजिंग न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। NAA यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं। जो भी गिवन मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट का मटेरियल है, जो हमारा इंटरेस्ट के न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अ नॉन रेडियो एक्टिव सैम्पल्स कैन sometimes becomes radioactive after bombardment with gamma radiation। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गामा रेडिएशन की। गामा रेडिएशन पता नहीं क्यों पढ़ते ही या कहीं भी मैं गामा रेडिएशन, ये डबल M होगा, GAMMA गामा। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं PDF सेंड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं ये क्लियर कर दूँगी। मीन्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में यहाँ पे करेक्ट कर दूँगी। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, गामा रेडिएशन पढ़ते ही मुझे हल की याद आ जाती है। तो मैं बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं कहना चाहिए, हाँ बट फ़ैन हूँ मैं। कोई भी मार्वल की मूवी मिस नहीं करती या कोई भी सुपर हीरो मूवी में मिस नहीं करती। तो ये गामा रेडिएशन तो पढ़ते ही मुझे हल्क की याद आती है और मुझे हल्क पसंद भी है। तो गामा रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, अब हमें पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करते रहते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देयर सेल्स।
तो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में वो कुछ एनर्जी इमिट करते हैं और किसी स्टेबल सिचुएशन में पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। दे बिकम रेडियो एक्टिव आफ्टर बम्बार्डमेंट ऑफ गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का बम्बार्डमेंट किसी सब्सटेंस पे हुआ, वो बेचारा रेडियो एक्टिव नहीं है, बट बम्बार्डमेंट अगर हम करेंगे गामा रेडिएशन की, उस पर बहुत सारी गामा रेडिएशन डाल देंगे तो वो इरिटेट होके क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ जो स्पेसिफिक सैंपल्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, बट गामा रेडिएशन के बम्बार्डमेंट की वजह से वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हमारे इंटरेस्ट का चीज़ है। तो अब यहाँ पे ब्रेक करके पढ़ो। एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है, एनालिटिकल टेक्निक है भाई ये। एक्टिवेशन एनालिसिस इज एनालिटिकल टेक्निक इन विच रेडिएशन इंड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट। तो हम कोई भी रेडिएशन इंड्यूस करेंगे बम्बार्डमेंट करके, तो किसी भी एलिमेंट को बम्बार्डमेंट कर करके परेशान कर देना है और उसको एक्टिवेट कर देना है। तो एक्टिवेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, बम्बार्डमेंट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को ताकि वो एक्टिवेट हो सके। इसी वजह से इसका नाम एक्टिवेशन एनालिसिस पड़ गया। अब फोटोन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होती है, फोटोन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होती है, विच यूटिलाइजेस गामा रेज। तो हम बम्बार्डमेंट के लिए कौन सा रे यूज कर रहे हैं, गामा रे यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी फोटोन एक्टिवेशन एनालिसिस, क्योंकि हम गामा रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हैं टू बम्बार्ड सम स्पेसिफिक सैम्पल्स, या जो भी हमारा सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट है उस पर बम्बार्डमेंट हम गामा रेज की करेंगे। तो जब ये दोनों का एक्टिवेशन एनालिसिस भी मिला लो और गामा रेज भी मिला लो तो ये मिलके बन जाएगा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। हम न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे NAA क्या है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस विच यूटिलाइजेस न्यूट्रॉन। क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रॉन फॉर बम्बार्डमेंट। तो बम्बार्डमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हम करेंगे। लैक ऑफ, अच्छा अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट लैक ऑफ चार्जेस। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जो हमने अभी बात करी, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो लैक ऑफ चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अलाउ इफिशिएंट पेनिट्रेशन। तो हम गामा रे ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक चार्ज प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से ये इफ़िशिएंट है। इफ़िशिएंट पेनिट्रेशन होता है इसमें, बहुत अच्छा पेनिट्रेशन प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन्स में, एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र टू द न्यूक्लियस। अब हमको कहाँ पे इफेक्ट चाहिए, न्यूक्लियस में इफेक्ट चाहिए और हम न्यूट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द एनर्जी टू द न्यूक्लियस। हमको न्यूक्लियस में एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है और न्यूट्रॉन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इस वजह से हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ NAA, फिर से व्हाट इज़ NAA पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये एनालिटिकल टेक्निक है इन विच रेडियो एक्टिव इमिशन आर मॉनिटर्ड। अब हमने ये बात करी कि हम न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं बम्बार्डमेंट के लिए। अब ऐसा भी ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई कि जो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं वो भी बम्बार्डमेंट के बाद रेडियो एक्टिव में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव जो इमिशन है, रेडियो एक्टिव इमोशन कह रही थी मैं, सॉरी। तो जो रेडियो एक्टिव इमिशन है उसको भी हम मॉनिटर करेंगे फ्रॉम अ सैम्पल दैट हैज़ बीन बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ना जब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। NAA इज़ क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए NAA को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेस एलिमेंट्स। तो ट्रेस एलिमेंट्स तो बहुत फेवरेट है फॉरेंसिक में।
तो ट्रेस एलिमेंट को एनालाइज करने के लिए क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एनएए का यूज़ किया जाता है। इट मेजर्स स्पेसिफिक रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्ली। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्ली जो स्पेसिफिक रेडिएशन दे रही है उसको भी हम मेजर करेंगे। तो रेडियो एक्टिव एमिशन होगा और उस जो रेडिएशन है वो स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे। तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपने स्पेसिफिक रेडिएशन ही, रेडियो एक्टिव जो न्यूक्ली होता है वो स्पेसिफिक रेडिएशन ही रेडिएट करता है या इमिट करता है। अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कब डिस्कवर हुई थी? इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1936। कब डिस्कवर हुई भाई? ये डिस्कवर हुई थी 1936 में बाय जॉर्ज चार्ल्स डी हेवेल से, जो कि हंगरी के रहने वाले थे। हंगरी के साइंटिस्ट थे। एंड हिल्डे लेवी जो कि डेनमार्क के थे। तो इन दोनों ने मिलके किनकी डिस्कवरी करी? एनएए की डिस्कवरी दोनों साइंटिस्ट ने मिलके 1936 में करी। अब ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ स्पेसिफिक एंड वेल नोन डीके रेट। तो जब हमने अभी जिस बात करी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? बहुत अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर डीके रेट होता है, एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ से भी सारे के सारे फेमिलियर होंगे आई होप। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो स्पेसिफिक, उनके पास स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है। आर्सेनिक की हाफ लाइफ स्पेसिफिक है, यूरेनियम की हाफ लाइफ स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर ईयर में वो हाफ हो जाएंगे। मीन्स उनका जो क्वांटिटी है वो रेडिएशन इमिट कर करके उनकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है, डी के रेट होता है। और अगर हम उसको मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द डी के रेट एलिमेंट एंड इट्स कंसंट्रेशन कैन बी फाउंड। तो जब हम डी के रेट मेजर कर लेंगे तो एलिमेंट कौन सा है ये भी पता लगा लेंगे और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी पता लगा लेंगे। तो डी के रेट की वजह से हम दोनों चीज़ों का पता लगा रहे हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये भी जब रेडियो एक्टिव हो जाता है हमारा सैंपल तो ये यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए कि कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना और उसका क्वालिटी का पता लगाना कि कौन सा एलिमेंट है, ये दोनों इजी है। अब मैकेनिज्म में आ जाओ। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे बट पहले चलो डायग्राम पे। ये है हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का डायग्राम। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये टारगेट न्यूक्लियस है भाई, ये टारगेट, ये नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं है, ये टारगेट न्यूक्लियस है। इस पे ही, यही हमारा टारगेट है, हम इस पे ही अटैक करेंगे। ओके, तो ये है हमारा टारगेट न्यूक्लियस और ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये अटैक करेगा हमारे इस न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये बम्बार्टमेंट हुई न्यूट्रॉन्स की हमारे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जब बम्बार्टमेंट होगी तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा। एक्साइटेड तो वो भी हो जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेज से फिर जब ये नॉर्मल अपने वापस से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या इमिट करेगा? गामा रेज। गामा रेज का इमिशन होगा और ये न्यूक्लियस फिर क्या कहलाएगा? कंपाउंड न्यूक्लियस। चलो ठीक है। तो ये है हमारा न्यूट्रॉन जो कि अटैक करने वाला है इस बेचारे न्यूक्लियस पे। तो ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है। जब न्यूट्रॉन ने टारगेट पे अटैक किया तो जो वो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड हो जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। अब जब वो हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आएंगे तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे और किसके फॉर्म में इमिट करेंगे? गामा रेज, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट गामा रेज। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट गामा रेज के तौर पे वो एनर्जी इमिट होगी। अब जब ये एनर्जी इमिट हुई तो ये जो हमारा बेचारा न्यूक्लियस है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, वो कंपाउंड न्यूक्लियस कहलाएगा। अब ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो अब या तो स्टेबल हो जाएगा या तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब रेडियो एक्टिव होगा तभी हम उसको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में पढ़ेंगे। वापस से स्टेबल हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टारगेट जो न्यूक्लियस है उस पे न्यूट्रॉन आके अटैक करता है, वो न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस में क्रिएट हो जाता है और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज।
अब ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो किस न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, वो चेंज हो गया किस में, ये बन गया हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन गया। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें। तो वो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के चक्कर में बीटा पार्टिकल्स इमिट करना शुरू करता है। तो बीटा पार्टिकल एमिट करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। अब उसका तो एक ही मोटिव है, एक ही एम है, स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए वो बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। बीटा पार्टिकल्स, अब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 चीज़ें इमिट कर सकता है, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। तो ये 3 रेडिएशन का इमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स का इमिशन हो रहा है। बीटा पार्टिकल्स के इमिशन होने के साथ साथ ये जो रेडियो एक्टिव हमारा न्यूक्लियस है वो गामा रे भी इमिट करता है, गामा रे भी इमिट करता है। अब ये गामा रे बाद में इमिट हो रही है, इस वजह से इसे नाम दिया गया है डीलेड गामा रेस या डीके गामा रेस, क्योंकि ये डीले हो रही है। और जब जो हमारा न्यूक्लियस है वो डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डीके शुरू हो जाता है क्योंकि उनको स्टेबल होना है भाई। तो जो डीके हो रहा है तो इसे हम डीके गामा रे कहते हैं या डीलेड गामा रेस कहते हैं। इसके साथ साथ बीटा पार्टिकल्स का भी इमिशन होता है, बीटा पार्टिकल्स का भी इमिशन होता है। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं और जो डीलेड गामा रेज हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, अपने अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग इनका ये इमिशन होता है, एक पर्टिकुलर इमिशन होता है। तो ये जो स्पेसिफिक एलिमेंटल जो डीके गामा रे का जो इमिशन होता है, जो डीके हो रहा है गामा रेस का, वो एलिमेंट टू एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। तो उससे हम उस एलिमेंट का पता लगा सकते हैं। और जितनी गामा रे इमिट हो रही है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं। तो गामा रेडिएशन का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना गामा रे का रेडिएशन हमें मिलेगा। और इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन और एलिमेंट दोनों का पता लगा सकते हैं। इसी वजह से हम कह रहे थे कि ये क्वालिटेटिव भी एनालिसिस करती है एंड क्वांटिटेटिव भी एनालिसिस करती है। तो ये सारा कुछ होता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर। तो चलो अब स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। अब लिखे हुए हैं तो पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो डायग्राम से आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, अच्छी है, सिंपल सी है और अच्छा ट्रेस एलिमेंट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये एनालाइज करके देती है आपको। तो थोड़ा भी अमाउंट, अगर बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट भी अगर सैम्पल में कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो आपको पता लगा के दे देगी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, सैम्पल इज बम्बार्डेड विद द न्यूट्रॉन्स, ये तो हमने पढ़ लिया। यस, जो हमारा सैम्पल्स है उसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हम न्यूट्रॉन से। दे मेक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अब वो क्या बना लेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बना लेंगे दैट इमिट पार्टिकल दैट इज बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। गामा पार्टिकल लिख दो, ठीक है। तो अब जब वो रेडियो एक्टिव हो गए तो वो क्या इमिट करेंगे, बीटा पार्टिकल भी इमिट करेंगे, गामा पार्टिकल भी इमिट करेंगे। बीटा पार्टिकल इमिशन इज एनर्जी वाइज मोर कंटिन्यूस देन गामा रेज। तो यहाँ पे क्या है, जो बीटा पार्टिकल्स है उसका इमिशन एनर्जी वाइज हो रहा है, एनर्जी वाइज हो रहा है बीटा पार्टिकल का इमिशन, जो कि कंटिन्यूस हो रहा है गामा रेज के कंपैरिजन में। तो देखो पहले गामा रे निकली, प्रॉम्प्ट गामा रे, अब उसके बाद में डीले गामा रे भी निकली, बट बीटा पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूस है एज कम्पेयर टू द गामा रेज। इट्स इमिशन इज डिस्क्रीट, अब जो गामा रेज है उसका इमिशन भी डिस्क्रीट हो रहा है। गामा रे इमिशन मेजर्ड प्रेफरेबली एंड बीटा रेज इमिशन इज मोर सेंसिटिव। तो हम प्रेफरेबली किसको मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं गामा रेज को ही मेजर कर रहे हैं। हमारा रेडिएशन का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी गामा रेज ही है, हम गामा रे को ही मेजर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई। The energy imparted by the neutron that give energy to radioactive molecule nucleus that excite the nucleus into high energy level। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, सारी वही बात रिपीट हो रही है। तो जो एनर्जी इम्पार्ट करी न्यूट्रॉन ने अटैक किया हमारे न्यूक्लियस पे, टारगेट न्यूक्लियस पे, वो क्या है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं दैट गिव एनर्जी टू रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स।
तो वो एनर्जी किन में ट्रांसफ़र कर रही है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है दैट एक्साइट्स द न्यूक्लियस इनटू हाई एनर्जी लेवल। वो हाई एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियस को एक्साइट कर देती है। मैंने पहले बोला ना कि जैसे बम्बार्डमेंट हुआ न्यूट्रॉन्स का हमारे टारगेट न्यूक्लियस पे, वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होने के बाद जब वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आते हैं तो वो क्या इमिट करते हैं, गामा रे इमिट करते हैं और उसके बाद ही वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस एक्साइटेड स्टेट इज अनफेवरेबल, सो कंपाउंड न्यूक्लियस इमिट्स बीटा रेज एंड गामा रेज। सेम वही बात है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है वो अनफेवरेबल है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है हमारे मॉलिक्यूल को, हमारे सब्सटेंस को। तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो बीटा रेज भी इमिट करेगा एंड गामा रेज भी इमिट करेगा टू रिलैक्स एंड बी स्टेबल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा रेज एंड गामा रेज का इमिशन करता है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लीड्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का कन्वर्जन है, जब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में वो हो पाएगा वो हमारा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा वो न्यूक्लियस। और इस वजह से होने से फिर उसका डीके स्टार्ट हो जाता है और उसके हाफ लाइफ के बेसिस पे भी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। नाउ न्यूली फॉर्म्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके बाय इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अब कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो मैंने पहले बताया कि 3 टाइप की रेडिएशन इमिट कर सकता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, फोटॉन्स के तौर पे। तो इनका जो इमिशन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। द डीके प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल एंड देयर हाफ लाइफ एंड इट्स मोर स्लो। तो जो डीके प्रोसेस है वो डिपेंड करता है पार्टिकल पे और उसकी हाफ लाइफ पे। तो हाफ लाइफ के बेस्ड भी हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जो सारा कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है वही होगा, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एक तो हमारे पास रेडिएशन सोर्स होगा जहाँ से हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे हमारे सैंपल पे। ये सैंपल है, सैंपल के इंटरेक्शन के बाद वो सारा कुछ जो हमने डायग्राम में देखा वो सब कुछ होगा। अब इसके बाद जो हम हाफ लाइफ मेजर करेंगे या जो न्यूट्रॉन्स के कैप्चर, जो न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं हमारे न्यूक्लियस पे, उससे जो बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज निकल रही हैं उनको मेजर करके, उनको एम्पलीफाई करके डिटेक्टर एंड जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे कुछ ग्राफ के तौर पे आपको मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। अब फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है? फॉरेंसिक एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ट्रेस एलिमेंट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। पॉइजनिंग, अगर मेटल कोई पॉइजनिंग है तो उसमें बहुत ऑसम रिजल्ट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस देता है। हेयर एनालिसिस, नेल के एग्जामिनेशन में भी या नेल्स या हेयर एग्जामिनेशन में भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों में आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप मेजर कर सकते हैं क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी भी। जब कोई अननोन सैंपल है तो आप उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, यूज़फुल लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की स्लाइड में मैं थैंक यू का स्लाइड लगाना भूल गई, सो मैं वो बोल देती हूँ। थैंकफुल तो मैं हमेशा ही हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको ये चैनल के बारे में पता है। दैट आई एम थैंकफुल कि आपको इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। So thank you so much again for watching this video and have a great day ahead. कोई भी अगर डाउट होता है या कोई इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। I will love to see your comment. So again, have a great day ahead. I wish you all be healthy and happy and see you in the next video. Bye.